बातचीत करने के लिए एक दिग्गज मेहमान हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राकेश जी, बाजार में लगातार हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। 24,000 के अहम स्तर के करीब निफ्टी पहुंच गया है। और अगर हम चिंताओं की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो अनिश्चितता है, जो अस्थिरता है, वो फिर से बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि वो ईरान से बातचीत नहीं कर रहा है और बातचीत करने का कोई इरादा भी नहीं है। तो अमेरिका का अगला प्लान क्या आएगा, इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं एक संशय की, कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में आप निवेशकों को कैसे गाइड करें राकेश जी? निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या मतलब जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, क्या उनको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी समय गुजार चुके हैं एक रेंज में? क्या प्लानिंग करें, कैसे करें सर, जरा गाइड कीजिए। मॉर्निंग अभिषेक जी, धन्यवाद मुझे शो पर फिर से आमंत्रित करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसका एक असर हमको कुछ हद तक एनर्जी प्राइसेस स्पेशली क्रूड पे दिख रहा है। और मार्केट उस हिसाब से अभी काफी कंसोलिडेटेड मोड में है पिछले कुछ समय से। बट मेरे ख्याल से अगर आप अर्निंग्स की बात करेंगे अभिषेक जी, तो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी रही है। ये क्वार्टर की जो अर्निंग्स है ओवरऑल बेसिस पर ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है। हो सकता है कि सेकंड क्वार्टर में एक थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे, जो थोड़ा सीजनल भी होता है। मगर यहाँ पर अभी भी ऐसी एक उम्मीद बन रही है कि जो 2 साल से एक बहुत कम अर्निंग्स थी मार्केट में, उससे एक ट्रेजेक्टरी बाहर आ चुकी है। तो ये साल अभी भी हमको लगता है कि करीब 12-13% का अर्निंग ग्रोथ निफ्टी में, और उससे थोड़ा बेहतर अर्निंग ग्रोथ आपको मिड और स्मॉल कैप में स्पेसिफिक सेक्टर्स में दिखेगा। तो मार्केट में रिटर्न्स उस हिसाब से बनने चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। और यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है अभिषेक जी, हमको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छे शेयर्स आपको एक्यूमुलेट करने के लिए, जहाँ वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा फेवरेबल है। और वहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा डायनामिक रहने की जरूरत है कि जहां पर भी अर्निंग की ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग रही है और आउटलुक बहुत अच्छा है, वहां पर एक तरह से स्टडी करके नए पोजीशंस लिए जा सकते हैं। जी, तो सर मदद कर दीजिए ना, सीधे सीधे बता दीजिए राकेश जी कि वो एरियाज कौन से हैं। स्टॉक तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सेक्टर बता दीजिए कि कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर अर्निंग अच्छी आई है और अभी भी वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा कंफर्ट है। बिल्कुल, जैसे आप अभी जैसे आज बात कर रहे थे आईटी सर्विसेज सेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो बहुत करेक्ट हो चुका था फरवरी मार्च के टाइम पे। और हम लोग काफी टाइम से उस सेक्टर में नेगेटिव थे, बट उस फॉल के बाद में हमको ऐसे एक एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ 2-3 जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, जो कि मिड साइज कंपनीज में आते हैं, वहाँ ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है अगले कुछ सालों के लिए। और वहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हो चुके थे। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ हमारी पोजीशनिंग कैसे है। तो हमने जैसे कोफोर्ज के अंदर एक बड़ा पोजीशन किया था। हमारे पास पहले से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी है, उसमें हमारा पोजीशन था। परसिस्टेंट हमको उस भाव पर अच्छा लग रहा था। तो सेक्टर में शायद थोड़ी हो सकता है कि ओवरऑल बिकॉज लार्ज कैप्स में उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो सेक्टर उतना आउट परफॉर्म ना करे, मगर कुछ स्टॉक्स उसमें अच्छे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, तो लार्ज कैप बैंक से हटकर हम लोग थोड़ा स्मॉल साइज बैंक में एक्सपोजर लिया था। सिटी यूनियन बैंक हमारे पोर्टफोलियो में है। एक्सिस बैंक में हमको अभी भी लगता है कि एक री रेटिंग का पोटेंशियल है। एनबीएफसी स्पेस में हमको लगता है कि ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। आप अगर देखेंगे अभिषेक जी, तो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं और सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं। 18% का क्रेडिट ग्रोथ हमने हमने बहुत समय बाद देखा है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा इसमें हो सकता है करेक्शन आए क्रेडिट ग्रोथ नंबर में, बट फिर भी जो एफसीएनआर भी डिपॉजिट्स का एक ट्रैक्शन आएगा, लिक्विडिटी आएगी, उससे क्रेडिट ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग रहना है। क्योंकि बहुत सारा जो कंजम्पशन रिलेटेड स्पेस है अभिषेक जी, उसमें अभी भी ऑटो सेक्टर देख लीजिए, तो वहां पर डिमांड ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो कुछ कुछ इस तरह से सेक्टर्स है। आप रिटेल देख लीजिए, वहां पर स्टॉक्स का बिजनेस ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छा रहा है, बट वैल्यूएशन जो है वो मीनिंगफुली करेक्ट हो चुके हैं। वैल्यू रिटेलर सेगमेंट है, जैसे हमारे पास एक स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट, वहां पर करीब 25% का अर्निंग ग्रोथ दिखाई देता है अगले कुछ टाइम के लिए। और स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ता लगता है हमको। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स है अभिषेक जी, जिसमें एक्सपोजर लिया जा सकता है। जी,
राकेश जी, डिफेंस ऐसा सेक्टर है जो रह रहे के निवेशकों को मौका देता रहता है और हम देख रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट है कुछ हद तक। जिस तरह से पूरी दुनिया में कई जगहों पर टसल है, युद्ध का माहौल है, तो उसका भी सपोर्ट है। और वैल्यूएशन जो बहुत फ्रॉथी हो गए थे एक रनअप के बाद, वो कंफर्ट भी थोड़ा थोड़ा डिफेंस शेयरों में आ रहा है। डिफेंस को लेकर आप कितने बुलिश हैं? क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में पोर्टफोलियो एलोकेशन किया जा सकता है? बिल्कुल अभिषेक जी, जो आपने दो चीजें बताई है वो प्राइमरी रीजन है। एक तो सरकार की जो ओवरऑल इंटेंशन है कि बहुत सारा जो डिफेंस का इंपोर्ट है उसको कम करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा जो आप हाईलाइट कर रहे थे, जियो पॉलिटिक्स, मतलब पिछले कुछ अगर 4-5 साल में जिस तरह की जियो पॉलिटिकल टेंशन देखी है वो हमने उसके पहले के 10 साल में नहीं देखी है अभिषेक जी। तो ये एक रिकरिंग कंसर्न है जहां पर अभी डिफेंस स्पेंडिंग हर देश को बढ़ाना पड़ेगा। और डिफेंस मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चरल यहाँ पर थीम है इंडिया के लिए। बट जैसा आप बता रहे थे कि इस स्पेस में कई बार वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे एक ये कुछ अच्छे स्टॉक जो हैं जहाँ पर आपको अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगले 3-5 साल में अच्छी दिखाई देती है, उसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। मगर ये थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर फिर भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशंस ओवरशूट और अंडरशूट दोनों करते हैं। जी। एक और टेंशन हुई है राकेश जी, ये वेस्ट एशिया क्राइसिस से। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अभी भी वहाँ से सप्लाई बहुत कह सकती है कि अनिश्चित है। और ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के ऊपर जाके कारोबार कर रहा है। अब उससे हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं महंगाई को ये फ्यूल करेगा। और दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, इटली हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, बॉन्ड यील्ड में हम उछाल देख रहे हैं। और इक्विटीज और कमोडिटीज दोनों तरफ से पैसे निकल के कहीं ना कहीं बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मौजूदा सिनेरियो में फंड फ्लोज के लिहाज से? आप कैसे इसको एसेस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक जेन्युइन कंसर्न है अभिषेक जी। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, जिस हिसाब से दूसरी कमोडिटीज के भाव जो बढ़े हैं, उसका एक इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे जरूर दिखेगा। इंडिया में कुछ हद तक बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद में वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हमने कंटेन किया है। बट इंडिया के लिए एक पॉजिटिव और चीज़ है अभिषेक जी, क्योंकि कुछ समय से इंडिया में इन्फ्लेशन वैसे देखा जाए तो मिसिंग था। और जब इन्फ्लेशन कम होता है तो कुछ हद तक कंपनीज की प्राइसिंग पावर कम हो जाती है, मगर उनके जो खर्चे हैं उनमें फिर भी एक नॉर्मल इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहता ही है। तो उससे मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद में बहुत सारी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिली है प्राइस हाइक लेने का, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आने वाला था। तो उससे कुछ हद तक मार्जिन में एक सपोर्ट मिला है। तो इंडिया के लिए एक मार्जिनल या नॉमिनल जो इन्फ्लेशन है वो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है कंपेयर टू जो हमने पिछले 12-18 महीने में देखा है। बट ये जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स है इसका एक कंसर्न जरूर है। जो यूएस 10 ईयर यील्ड है वो करीब 4.7 के आसपास आकर स्टेबल हुई है। और अगर यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती है तो उसका एक इम्पैक्ट हमको ओवरऑल बेसिस पे ग्लोबल इकोनॉमी में भी दिखेगा। और कुछ हद तक जो आप हाईलाइट कर रहे थे फंड फ्लोज में भी हो सकता है। बट इंडिया के लिए जो दूसरा पॉजिटिव है वो ये भी है अभिषेक जी कि इंडियन रुपी कंपेयर टू अदर ग्लोबल करेंसीज थोड़ा वीक हुआ है। तो उससे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली बढ़ गई है। और इंडिया जिस हिसाब से बहुत सारे एफटीएज या ट्रेड डील साइन कर रहा है उससे एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को। नए मार्केट मिल जाते हैं, उससे एक पॉजिटिव बायस भी रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। उन उन सेक्टर्स पे आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं जो या तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा लेस सेंसिटिव है या जहाँ पर एक्सपोर्ट का एक अपॉर्चुनिटी अच्छा बनता है। ये कुछ समय के लिए अच्छे हाइडिंग प्लेस हो सकते हैं जहाँ पर अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी रहने वाली है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने समय निकाला और विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। और जो धन्यवाद। प्रमुख सवाल हैं इस वक्त बाजार के और निवेशकों के समक्ष, उनके आपने आंसर दिए। और आपने मार्गदर्शन भी किया हमारे दर्शकों का। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए।